हेलो क्लास 9, वेलकम टू माय चैनल। और हम पढ़ रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। हम लोग अपने पेरेंट्स की तरह क्यों दिखते हैं? क्यों कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं? क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा कि आपके कैरेक्टर्स आपके फैमिली मेम्बर से क्यों मिल रहे हैं, आपके पेरेंट्स से क्यों मिल रहे हैं? ऐसा आपने कभी सोचा? आप लोग देखते हो ना, घर में जनरली लोग कहते रहते हैं अरे ये तो पापा पर गया है, ये तो मम्मा पे गई है। ऐसा होता है ना? तो आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हम लोग अपने पेरेंट्स से थोड़ा सेम होते हैं? तो वो कौन सी चीज़ है जो हमारे कैरेक्टर्स को हमारे पेरेंट्स से मिलवाती है ना? क्यों हम अपने पेरेंट्स की तरह लगते हैं? क्यों हमारे कुछ कैरेक्टर्स उनसे मिलते जुलते हैं? तो आज आपको इसका सवाल मिलेगा और पूरी कंप्लीट सवाल मिलेगा आपको क्लास 10th में, जब आपने मेंडल लॉ पढ़ना है। बट यहाँ वो चीज़ है, एक जेनेटिक मटेरियल है ना। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सेल में ही मौजूद होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस पार्ट सेल का। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र होता है, वो किस जगह पाया जाता है? सेल के इस न्यूक्लियस में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेल चैप्टर। ओके, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम लोग इस चैप्टर में और इस टॉपिक में बहुत ही अच्छे से जानेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट न्यूक्लियस। तो आप लोगों को पता है कि भाई सेल है, और सेल के सेंटर में हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस पाया जाता है ना। थोड़ा सा प्लांट सेल में साइड में पाया जाता है, क्योंकि प्लांट सेल का वैक्यूल थोड़ा बड़ा होता है इसलिए। सो ये जो न्यूक्लियस है सेल के बीच में, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, और यहाँ बीच में है साइटोप्लाज्म, है ना। तो इस न्यूक्लियस को ही मैंने यहाँ बड़ा करके फिगर बनाया हुआ है। अभी आप लोग क्या करोगे, इसी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ोगे। मैं इसके पार्ट्स के बारे में बताती जाती हूँ और ये पिक्चर से समझाती भी जाती हूँ। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस कितना है भाई? 2 है। एक है न्यूक्लियर एनवेलप और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। आइए देखें ये कहाँ है ना। आपको ये जो आउटर कवरिंग दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये 2 कवरिंग है। ये कितनी तक कवरिंग है? 2 कवरिंग है। अंदर वाला न्यूक्लियस का कवरिंग है, और ये जो बाहर से एक मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को एक साथ हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। ये पूरा 2 लेयर एक साथ क्या कहलाता है? न्यूक्लियर एनवेलप। मतलब न्यूक्लियस जो है वो पूरा ही किससे घिरा हुआ है? न्यूक्लियर एनवेलप से घिरा हुआ है, और ये 2 मेम्ब्रेन है। इसको बिल्कुल याद रखना है हम लोगों को कि ये कितना मेम्ब्रेन है? 2 मेम्ब्रेन है। क्लियर? काम क्या है इसका? इसका काम क्या हो सकता है? ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, ये आप लोग देख रहे हो, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है किसकी? न्यूक्लियस की। तो ये अंदर में यहाँ जो लिक्विड मौजूद है, इसका दूसरा कंपोनेंट न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर ये जो लिक्विड भरी हुई है ना, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में कुछ जानते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप क्या करता है? ये सेपरेट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और इधर क्या है? साइटोप्लाज्म। सेल के ये सेल हो गया, ये अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, और यहाँ पर क्या है? साइटोप्लाज्म है। और हम लोग जान रहे हैं कि दोनों लिक्विड को हम लोग साथ में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये सेपरेट किसको कर रहा है? ये न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट किसको कर रहा है? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है। सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म
और क्या कर रहा है भाई, एक शेप दे रहा है न्यूक्लियस को, है ना। आउटर कवरिंग है इसकी, आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। और क्या कर रहा है भाई, और क्या करता है, इसके बीच बीच में आप लोग देख रहे हो पोर्स प्रेजेंट है ना, ये क्या है, पोर्स प्रेजेंट है। तो इनके मिडिल में क्या होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन देम। और ये पोर्स के थ्रू ही क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल्स अंदर आते हैं। तो भाई अगर उसको आना है यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म में तो इस पोर्स से तो गुजरना होगा ना। तो इस पोर्स के थ्रू ही क्या कर रहे हैं, मटेरियल आते जाते हैं। तो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। ये किसका काम हो गया, ये काम हो गया किसका, न्यूक्लियर एनवेलप का। और ये न्यूक्लियर एनवेलप में ही क्या करता है, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम लोग इसके बाद डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम लोग साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे। ये अटैच होता है किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, ये अटैच होता है। तो इस पॉइंट को भी लिख सकते हो तुम कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच टू न्यूक्लियर एनवेलप, है ना। तो न्यूक्लियर एनवेलप एक्चुअली क्या है, ये दो एनवेलप का है। हम आप लोगों ने पढ़ा है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इन दोनों को ही साथ में हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर एनवेलप कह रहे हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्लियर है। क्या कर रहा है, एक आउटर कवरिंग दे रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से अलग कर रहा है, इसके बीच में पोर्स प्रेजेंट है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। क्लियर हो गया। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसी से अटैच होता है। क्यों अटैच होता है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये रहा आपका न्यूक्लियर एनवेलप का काम। आप लोग स्नैपशॉट करना चाहते हो तो कर लो, उसके बाद मैं आपको न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बताती हूँ। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के फर्दर दो कंपोनेंट्स हैं। यहाँ जो आपको डार्क डार्क सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है न्यूक्लियोलस। क्या है, न्यूक्लियोलस। और ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये है क्रोमैटिन। क्या है, क्रोमैटिन, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के दो क्या हो गए भाई, दो कंपोनेंट हो गए। क्या क्या हो गया, एक हो गया न्यूक्लियोलस और एक हो गया क्या, क्रोमैटिन। पहले हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोलस की। सो न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस है एक डार्क स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, इसका काम क्या है, ये क्या करती है, ये बहुत सारे राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है। बिल्कुल इसको याद रखना है ना, क्या कर रही है, राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर बहुत सारे राइबोसोम्स बनते हैं और यहाँ से जो राइबोसोम बनते हैं वो इस न्यूक्लियर पोर से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं। तो किसी किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं, किसी किसी में नहीं जाते हैं। अगर ये जो आपको गोल गोल मैं बना रही हूँ, ये क्या है, ये है राइबोसोम। राइबोसोम जिसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ, न्यूक्लियोलस में हुआ, है ना। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये चला जाता है, इसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैं आप लोगों को डिटेल पढ़ाऊंगी जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाऊंगी। और जिस पर नहीं जाता है इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। ये जो न्यूक्लियोलस होता है वो एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो न्यूक्लियस
1 and more in number, 1 and more in number, ये क्या हो सकता है, किसी किसी सेल में ये एक भी हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर, या बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और दूसरा का क्या काम कर रहा है, ये कर रहा है सिंथेसाइज राइबोसोम, ठीक है, सिंथेसाइज राइबोसोम। तो हम लोग सबसे पहले न्यूक्लियोलस के बारे में लिख लेते हैं। न्यूक्लियोलस जो है ये किससे मिलकर बना होता है, ये जो न्यूक्लियोलस है मेड अप ऑफ मेनली प्रोटीन एंड आरएनए, प्रोटीन एंड आरएनए से मिलकर ये बना हुआ होता है। आरएनए क्या, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये जो क्रोमेटिन है इसके अंदर मौजूद है डीएनए, या इसके अंदर क्या मौजूद है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड मौजूद है। तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है ये क्या, न्यूक्लियोलस। और क्या होता है भाई, इट इज़ द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, है ना। तो हम लोग इसको कह सकते हैं साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। ये क्या है, राइबोसोम फॉर्मेशन का साइट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री, या फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, कुछ भी बोल सकते हो, राइबोसोम फैक्ट्री। राइबोसोम फैक्ट्री के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। और यही राइबोसोम, मैंने बताया क्या, ये राइबोसोम ही स्पोर से निकलता हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है और फिर साइटोप्लाज्म में जाकर के ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। कौन, राइबोसोम। ये है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम। और जो न्यूक्लियोलस है ये क्या है, साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। अब आइए, अब ये आप लोग को दिख रहा है क्या, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इंटेंगल है। इंटेंगल मीन्स उलझा हुआ, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं, क्लियर। तो ये जो ये क्या होता है भाई, इंटेंगल होता है, इंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये, है ना। ये क्रोमैटिन जो होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न, आपको पता है कि सेल अपने नंबर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, हमेशा डिवीज़न होते रहता है सेल का। तो जब सेल का डिवीज़न नहीं हो रहा है, क्लियर, तब ये क्रोमैटिन जो है वो पूरा इंटेंगल्ड होता है, उलझा हुआ होता है, तब हम लोग इसको कह रहे हैं क्या, क्रोमैटिन। बट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न के टाइम पर क्या होता है, ये सुलझ जाता है और फॉर्म कर लेता है क्या, इस तरह के फॉर्मेशन में आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। ये नाम सुना था आपने, क्रोमोसोम कहा जाता है इसको, क्लियर। और इस क्रोमोसोम में ही क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो कैरी जेनेटिक कैरेक्टर्स। सो अगर हम लोग क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये इस तरह के स्ट्रक्चर में मौजूद होता है जो एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग सेंट्रोमेयर भी कहते हैं, से जुड़ा हुआ होता है। इसका जो सेंटर भाग होता है उसको हम लोग सेंट्रोमेयर के नाम से कहते हैं। और ये है क्रोमोसोम का आर्म, जब वो सीधा हो जाता है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न क्या होता है, ये क्रोमेटिड फॉर्म करता है, दो क्रोमोसोम आपस में क्या हो रहे हैं, अटैच रहते हैं, तब हम लोग इसको सिस्टर क्रोमेटिड, यहाँ क्रोमैटिन था, ये क्रोमोसोम है, और अब हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिड के नाम से जानते हैं। और जब ये सेल डिवाइड करने के क्रम में जब अलग अलग हो जाता है, दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम, डॉटर मीन्स इससे ये क्रोमोसोम आया है, तो डॉटर क्रोमोसोम्स जो बन जाते हैं, तो फिर हम लोग इसको क्रोमोसोम के नाम से ही जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्रोमोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर क्या होता है।
तो फिर अब आप लोगों आपको के क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है कि कहाँ जेनेटिक मटेरियल है। भाई इस क्रोमैटिन में है, बट क्रोमैटिन जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो ये जो उलझी हुई संरचना है उसको हम लोग कह रहे हैं क्या, क्रोमैटिन। बट जब सेल डिवीज़न होता है तब ये क्या होता है, अरेंज हो जाता है एक जगह पर, तब हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, क्रोमोसोम के नाम से तब हम लोग इसको जानते हैं। और इसी क्रोमोसोम में क्या मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल मौजूद है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, जिसके कारण हम लोग अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। क्लियर। अब ये देखो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो क्रोमोसोम जो होता है ये सेल डिवीज़न के टाइम में जब ये सीधा सीधा हो जाता है, अगर हम लोग इसको खोल कर देखें, ये काफ़ी उलझी हुई संरचना है, ठीक है। इस तरह से पूरा क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, राउंडेड राउंडेड रहता है। इसको अगर हम लोग जब खोल कर देखते हैं तो ये मिलकर बना होता है कुछ प्रोटीन और डीएनए से मिलकर के। इसको अगर खोल कर आप देखिए या बड़ा करके देखिए माइक्रोस्कोप में, तो एक धागे जैसी संरचना है जो लपेटी हुई है इस स्ट्रक्चर पे। इस स्ट्रक्चर का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। तो आप लोगों ने सुना होगा कि क्रोमोसोम जो होता है वो प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। तो ये कौन से प्रोटीन का बना होता है भाई, तो हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर, एक धागे जैसी स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, एक प्रोटीन के ऊपर लपेटा हुआ है। और ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है डीएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। So DNA is the part of chromosome। आप लोगों कंफ्यूज हो जाते हो। डीएनए को भी हम लोग कह रहे हैं कि जेनेटिक कैरेक्टर कैरी कर रहा है, क्रोमोसोम को भी बोल रहे हैं जेनेटिक कैरेक्टर कैरी कर रहा है, आगे जीन को भी हम लोग बोलेंगे कि जेनेटिक कैरेक्टर कैरी कर रहा है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये तीनों क्या है, एक ही चीज़ है, मतलब क्रोमोसोम का ही पार्ट है डीएनए। और अगर इस डीएनए को आप लोग खोल कर देखें, ये जो धागे जैसी संरचना, इसको अगर आप लोग खोल के देखोगे तो ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन बेसेस से क्या होता है, अटैच होता है एक दूसरे से, ठीक है। क्या करता है, अटैच होता है। यहाँ पर जो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन की मैं बात कर रही हूँ, ये बेसिस हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इस डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये इनके अरेंजमेंट ही हम सभी में अलग अलग होते हैं, इस कारण हम सभी एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। इन कंपैरिजन ऑफ ट्विंस में ये लगभग सेम होते हैं, इसलिए ट्विंस एक आइडेंटिकल ट्विंस में ना, आइडेंटिकल ट्विंस बिल्कुल सेम जैसे दिखते हैं, क्योंकि ये अरेंजमेंट जो होता है यही हम सभी को एक दूसरे से क्या करता है, अलग बनाता है। तो ये जो डीएनए होता है ये भी 2 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, और इसका जो फंक्शनल सेगमेंट होता है इसको ही हम लोग कहते हैं जीन। और एक्चुअली में यही जीन क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। मीन्स क्रोमोसोम का पार्ट डीएनए और डीएनए का कौन सा पार्ट, जीन, यही क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को कैरी कर रहा है और ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ओके, तो ये जीन जो है यही है क्या, जेनेटिक कैरेक्टर को कैरी करने वाला सब्सटेंस, जो कहाँ पाया जा रहा है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और इसके सारे कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।